तुर्क सहाफ़ी इमरान ओपल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इमरान साहब, जब कोई मुल्क आलमी कवानीन की पासदारी के बावजूद बार बार निशाना बनाया जाए तो फिर उन कवानीन का मतलब क्या रह जाता है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आलमी कवानीन के मुताबिक हर चीज़ की एक सज़ा है और इसराइल को पहले ही आलमी फौजदारी अदालत जो है उसको सज़ा दे चुकी है, लेकिन उसके लिए वो कोई वक़्त नहीं रखती। लिहाजा इसराइल के लिए इस वक्त कानून कोई हैसियत नहीं रखता और जो कुछ वो गुज़िश्ता 2 सालों से कर रहा है वो सब कुछ गैर कानूनी है। जो ईरान के खिलाफ जो हमला हुआ है इसमें कोई वक़्त नहीं है, कोई उसकी कोई जो भी उसने दावा किया है उसमें बिल्कुल गलत है। जी ठीक है, ये भी कहेगा कि एक जानिब अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका का कोई इस पे लेना देना नहीं है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक जानिब बयान दे रहे हैं कि ईरान को 60 दिन का वक्त दिया था, अल्टीमेटम दिया था, अब भी वक्त है। तो अमेरिका का किरदार आप इस सब में क्या देखते हैं? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसकी मंजूरी नहीं मिलती तो इसराइल इस तरह की हरकत का मुर्तकब नहीं होता। जी, पहले भी आपको याद होगा कासमी को ईरान के जो लीडर थे वो ट्रंप के हुक्म से ही उसको कत्ल किया गया था। तो ट्रंप काफी अरसे से इस हवाले से धमकियां दे रहे थे कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्होंने कल भी बरमला इजहार किया था कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसराइल अकेला नहीं, इसके पीछे अमेरिका है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता और ताकि दुनिया की नजरों में वो बुरा ना बने। ठीक। अच्छा, अभी ये बताएगा कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस, अब आपको लगता है कि क्या ऑप्शंस हैं? क्या इस पोजीशन में है ईरान कि वो रिटेलिएट करेगा, कर सकता है? और खिते में अब आप क्या समझ रहे हैं, किस जानिब बढ़ता जा रहा है ये पूरा खिता? ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन हमारे नजदीक ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल के हमलों का कैसे जवाब दे सके। जी, तो जो भी उसके पास मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उसके साथ कुछ हमला करने की कोशिश कर सकता है, वो करेगा। जैसे कि हमने इन्हें दावा किया है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा ताकि दुनिया को ये बता सके कि ईरान के पास कुछ ताकत है। लेकिन हमारे नजदीक ईरान का ये हमला इसराइल के लिए कुछ ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होगा। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से इसराइल की जानिब से रवैया दिखाया गया है कि और जौहरी साइंसदानों और अस्करी क़यादत को टारगेट किया गया है, क्या हम ये समझें कि सिर्फ और सिर्फ क्या ये एक मुल्क पर हमला है या फिर इल्म खुद मुख्तारी और कौमी तशख़्ख़ुस पर भी हमला किया गया है? लेकिन जी, वो जो खिदमत कर रहे थे, साइंसदान कहें या फिर आर्मी चीफ कहें या पाकिस्तान इंकलाब के सरबराह कहें, वो कोई इनफरादी तौर पर तो खिदमत अदा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मुल्क के लिए खिदमत अदा कर रहे थे। तो इसको वाज़ेह तौर पर मुल्क के खिलाफ हमला तस्वर किया जाना चाहिए और ये खुलेआम जंग की दावत है कि मैं तुम्हारे साथ जंग कर रहा हूँ और या हमारा कहा मानोगे या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मिसाइल फेंकूंगा, ड्रोन फेंकूंगा और तुम्हारी तस्वीर को तबाह करूंगा। ठीक है, साथ रहेगा कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। खुशामदीद कहेंगे आपको। सर, अब आप क्या समझते हैं जो खिता है वो किस जानिब बढ़ता चला जा रहा है? ये खिते और आलमी अमन के लिए ये कितनी बड़ी जो है ये जो इवेंट एक हैपनिंग हो गई है? देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस सेंस में कि देखें ईरान को ज़ाहिर बात है इस वक्त देखा जा रहा है कि ईरान ने दहाइयों तक अपने मज़ाहमती ग्रुपों के ज़रिए जो जंग है और जो माहौल है वो इज़राइल के इर्द गिर्द प्रेशर रखा है इज़राइल के ऊपर कि वो फ़लस्तीन के मसले का हल निकाले। लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि एक तो पिछले 3 सालों में ईरान के मुज़ाहमती ग्रुप वो हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो, वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, वो उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है और वो मुसलसल इज़राइल ने उनको जो है वो ख़त्म किया है। और अभी क्या पोजीशन है? सीरिया जो ऐसा रजीम जिसको ईरान ने बचाने की बहुत कोशिश की, वहाँ पे भी एक प्रो वेस्ट जो है वो रजीम आ चुका हुआ है।
तो ईरान के लिए घेरा बहुत तंग कर दिया है इजराइल ने। तो अब उन्होंने सोचा कि ईरान इतना कमज़ोर हो गया है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज या जो मज़ाहमती ग्रुप हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब ईरान पे डायरेक्ट हमला किया जाए। तो ये नेतन्याहू की ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें जो जंग कभी इजराइल के बॉर्डर्स पे हुआ करती थी, अब वो जंग जो है वो ईरान के अंदर आ गई है। और ईरान ने बहुत देर इसको जो है वो अपने मुल्क से बाहर रखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान का जो मिलिट्री है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प पहली दफ़ा पावर में थे तो कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया इराक के अंदर। अभी पिछले साल ही इस्माइल हानिया को IRGC के कंपाउंड के अंदर तेहरान के अंदर असैसिनेट किया गया। आज जब इजराइल ने हमला किया तो पहले कुछ मिनट्स के अंदर ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको उन्होंने असैसिनेट कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान, और फिर अभी इजराइली ने कुछ फुटेजेस जारी की हैं कि जो कुछ लोग ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे बैठ के ही ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, और वो बड़ी तादाद में है, वो ड्रोन चला रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे का सारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है ईरान का, ये किस तरह ऑपरेट कर रहा है कि एक नेग्लिजेंस, दूसरी नेग्लिजेंस, और फिर तीसरी, और फिर चीज़ें जो हैं वो अब ईरान के अंदर आ गई हैं, और वो इतना पेनिट्रेट कर गए हैं कि उनके ग्रुप्स भी ईरान के अंदर मौजूद हैं जो वहाँ से हमले कर रहे हैं। वो फुटेजेस जारी की हैं बाकायदा उन्होंने, जिसका अब दिल करता है वो हिट करते हैं। अब देखें, किसी जंग के शुरू होने में ही अगले 10 मिनट में पहले ही आप उनके टॉप कमांडर को जो है वो एलिमिनेट कर दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना आपके करीब हैं। और इजराइल बहुत करीब है ईरान के। मैं समझता हूँ कि ईरान का जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो काफ़ी हद तक एक कमज़ोर पोजीशन में चला गया, जिसकी वजह से इजराइल को मौका मिला कि वो ईरान के अंदर आ जाए। देखें, ये एक एग्रेशन है जो इजराइल ने किया है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ये किसी मुल्क के अंदर उनको कोई हक नहीं है कि वो हमला करें, और ईरान का जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का जो ड्रीम है या वो जो कोशिश कर रहे हैं हासिल करना, ये उनका एक हक है, बिकॉज वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के मेंबर हैं, और दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती जो अपनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने में। लेकिन इजराइल समझता है कि वो अकेला इस खित्ते के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स और हथियार रख सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ईरान की उसने ताकत को भांप लिया और उन्होंने समझ लिया, और उन्होंने फेक, अब तो ये भी ईरान कहता है कि फेक खबरें जो है वो जारी की गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, कि ईरान ने इतना जो यूरेनियम है एनरिच कर लिया है कि अब वो इजीली 10 से 12 न्यूक्लियर जो बॉम्ब है बना सकते हैं। सो सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान मुतासर नहीं होता, बल्कि पूरा खित्ता मुतासिर होता है। कमर चीमा साहब, चूंकि हम लोग इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं और ईरान के अंदर जाके इसराइल का इस तरह का रवैया ये जेब नहीं देता, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें अमेरिका की जानिब से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान डील कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे, यानी कि टेबल टॉक पर आ जाए। इतना सब कुछ इसराइल की तरफ से करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह का कहना, तो क्या समझते हैं इन फ्यूचर या आने वाले वक्तों में ईरान की जानिब से किस तरह का रवैया आप देखेंगे? रिटेलिएट करेगा, और ऐसा रिटेलिएट करेगा कि इसराइल याद रखेगा हमेशा, या फिर टेबल टॉक के चांसेस हैं? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ईरान की क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी है। एक तो ये चीज़ है, ये चीज़ डिटर्मिन करेगी। आपको याद है कि 10 मई को जब पाक ने 5 घंटे मुसलसल इंडिया के ऊपर मिसाइल मारे, तो इंडिया की जो आर्मी की जो कर्नल साहिबा थी वो आधे घंटे 10:30 बजे आके सुबह उन्होंने कह दिया कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते पाकिस्तान पे, और बीच में अमेरिकन, सऊदीज, बरतानिया सब ने किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान ने डिटेरेंस रिस्टोर की और बड़ा पैगाम दिया भारत को कि हमारी कैपेसिटी ये है कि हम इंडिया का जो हर शहर है वो हमारे मिसाइलों की रेंज में है, और हमने रिस्ट्रेंट शो किया। तो डिटेरेंस रिस्टोर की और इंडिया फॉरेन टेबल पे बैठ गया और सीजफायर का ऐलान। तो क्या अब यहाँ पर हम देखना है कि कमेटी में साहब साथ रहेगा, जो सवाल आप उठा रहे हैं इस सवाल की जाने वापस आते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर क्या कहेंगे, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, कमर चीमा साहब ने भी सवाल उठाए, और अब ये सवाल है सबसे अहम कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार आप देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आप देखिए कि आज सुबह जब हमला हुआ तो सबसे पहले मजम्मत किस तरफ से आई, वो मुमलिकत सऊदी अरब ने की। इसका मतलब ये है कि इसराइल की तरफ से जो हमला ईरान पर किया गया, आलम इस्लाम में से किसी की उसको हिमायत हासिल नहीं है। ये बड़ी बात वाज़े है। पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है, सऊदी अरब भी मजम्मत कर रहा है और इसे जो ईरान की खुद मुख्तारी है, सलामती है, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, वो करार दे रहा है। अब मामला ये है कि क्या अगर ईरान खुद इसराइल को जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि इसराइली जारहियत बढ़ती चली जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं कर पा रही है। अमेरिका जो है वो ट्रंप का बयान पहले ये था अमेरिकी प्रेसिडेंट का कि हमारा इस हमले में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो बैन सतूर वाज़े कर रहे हैं कि भाई हम तो इस हमले के साथ हैं, जो उनका लेटेस्ट बयान चल रहा है। इस वक्त एक हल ये है कि OIC का फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाया जाए और उसमें इस बात को सामने रखा जाए कि जो कुछ इसराइल कर रहा है ये खाली ईरान का मामला नहीं है, ये एक ग्रेटर इसराइल का मामला है और हमें टस्टर लगाया गया था। याद रखिए, आप इस सूरत हाल से पाकिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। महीना पहले हमें चेक किया गया कि हमारे अंदर कितनी क़ुव्वत ताकत है। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से आपकी दिफाई जो क़ुव्वत थी, आपकी जो फ़ौज और कौम का इत्तेहाद था, हमने बता दिया कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जवाब दे सकते हैं। वगरना यही ड्रोन हमारे ऊपर भी आए थे, 80 के करीब इसराइली ड्रोन थे और वो हिंदुस्तान इसराइल मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका जो है वो अटैक था। वो तो अभी मैं सुन रहा था कि जब हमने जवाब दिया और जब दुनिया को ये नज़र आना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान बेबस हो गया है, तो फिर सीज़ फायर के नारे लगने शुरू हुए। हम भी जंग नहीं चाहते थे, हम भी अपना दिफा कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है या जो किया जा रहा है, ये ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है। और इसका एक मकसद और भी समझे कि जो 2-3 दिन के बाद कॉन्फ्रेंस हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के ऊपर, जिसमें बाद यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस के ताउन से हो रही है। इसका मकसद उस कॉन्फ्रेंस को भी नाकाम बनाना है। अगर 7 अक्टूबर से लेकर आज तक की सूरत हाल हम देखें तो जो नेतन्याहू का वो बयान है कि मैंने एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम था वो गज़ा में दफन कर दिया, तो हमें नज़र आता है कि किस अंदाज से इसराइल ने अपने एजेंटों को इस्तेमाल किया है। और अभी भी जो वो वीडियो नशर कर रहे हैं कि किस तरह ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट आए और उन्होंने अपना काम किया, तो इन हालात के अंदर आलम इस्लाम की क़यादत ने, मैं समझता हूँ कि ईरान के साथ माजी की तलखियाँ भूलते हुए आगे बढ़कर बिलखुसूस अरब ममालिक ने ईरान के लिए बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया है। लेकिन ये अच्छे जज्बात को अमली शक्ल क्या मिलेगी और किस तरह ये वहशत और बर्बरियत इसराइल की रुकेगी, इसके लिए बहरहाल अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बिल्कुल ताहिर अशरफ साहब, इसके लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। और जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये नस्लों को बर्बाद कर देती है और तमाम मुल्कों को, खित्ते को बर्बाद कर देती है। ताहिर अशरफ साहब, हम चाहेंगे कि गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करें, लेकिन हमें अपडेट्स शामिल करनी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ये ज़रूर बताएगा कि ईरान पर इस्माइल हनिया के ऊपर जब हमला किया तो वो भी डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला हुआ था और अब जो है एक मरतबा फिर से जो है बराह रास्त कार्रवाई कर देगी। क्या ऑप्शन बचते हैं उनके पास? देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको रिटेलिएट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह जब इस्माइल हानिया पे अटैक हुआ था और उसके बाद आपने पता है ईरान ने हमला किया और वो ज़ाहिर बात है एक मैसेजिंग देनी ज़रूरी थी मज़ाहमती ग्रुपों को कि ईरान जो है वो उनकी लीडरशिप को और उनके पीछे खड़ा है और इजराइल पे हमला करने को तैयार है।
और वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद उन्होंने भी, इजराइल ने भी एक थोड़ा सा हमला किया एंड देन चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। लेकिन ये एक सीरियस चीज़ है, ये वैसी चीज़ नहीं है। आपको पता है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा पुराना ख्वाब है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर साइट पे हमला नहीं हुआ, उनके टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो भी असैसिनेट हो गए हैं और वो जंग शुरू होते ही हो गए हैं। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान जब तक डिटेरेंस रिस्टोर नहीं करता, जब तक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के जरिए इजराइल को हिट नहीं करता, तब तक मेरा ख्याल है ईरान के लिए मसला ये रहेगा कि खित्ते में भी उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, खित्ता पूरे का पूरा इससे मुतासिर होगा। कमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ताहिर अशरफ साहब, आपसे मैं ये बात जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और बार बार उड़ाई जाती हैं, अगर बैनुल अक़वामी कवानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू हों और ताकतवर ममालिक के लिए खुली छूट हो, तो क्या समझते हैं ये इंसाफ का खुला कत्लेआम नहीं है? नहीं, आप मुझे बताइए बैनुल अक़वामी कवानीन ने कहाँ पे मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया है? कश्मीर में किया है, फ़लस्तीन में किया है, बाकी जगहों पे किया है, इराक़ में किया है, अफ़गानिस्तान में किया है, शाम में किया है, यमन में किया है। भाई बैनुल अक़वामी कवानीन ताकतवरों के हैं, वो जो चाहेंगे उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरत होगी तो वो कमज़ोरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल तो हो सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि वो ताकतवरों के खिलाफ इस्तेमाल हों। जो कुछ गज़ा में हो रहा है 7 अक्टूबर से अब तक, या पिछले जो है 76 साल से, किधर है अक़वाम मुत्तहिदा? जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की किराते हैं, किधर है वो? भाई आपको खुद अपना, अगर आपका दिफा मजबूत ना होता, फिर मैं आज ये बात कह रहा हूँ और बार बार अपनी कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बार बार कौम को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फजलो करम और एहसान ना होता, अगर हमारी दिफाई जो है और अस्करी ताकत मजबूत ना होती, ये कौम और फौज का इत्तेहाद ना होता, तो ये पहले आपके साथ ये सारा कुछ करने की मंसूबाबंदी जो है वो इसराइल और हिंदुस्तान की थी। और इसीलिए उनकी को आपको मैं गिनवाता हूँ, आप जरा गिनते जाइए कि जो फौजी ताकतें थी जब उनको तबाह किया गया, इराक एक फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह कर दिया गया। आप देख लीजिए आज इराक का हाल क्या है। यमन एक फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह किया गया, आज उसका हाल देख लीजिए। लीबिया फौजी कुव्वत थी, उसको तबाह किया गया, आज उसका हाल देख लीजिए। आप देखते जाइए, जो आलमे इस्लाम में मजबूत फौजी कुव्वतें थी, जिन जिन ममालिक में जहाँ जहाँ वो तबाह कर दी गई, उनका हशर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौजी कुव्वत है, अस्करी कुव्वत है और कौम का इत्तेहाद है, उसको सबूताज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। किस तरह का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हमारी फौज और हमारी जो है अपना सलामती के इदारों और उनके खिलाफ नहीं किया जा रहा। उसका मकसद क्या है? उसका एक मकसद है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत है, वो आपको कमज़ोर करके यही हशर आपका भी करना चाहते हैं, जो लबनान में, लीबिया में, यमन में, और आज हम ईरान को देख रहे हैं। ईरान के साथ जो कुछ हुआ है एक बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है, सफाकियत है, वहशत है। शुक्र है कि आलम इस्लाम इसके ऊपर बोला तो है। अरब मुल्कों ने, हालांकि अरब मुल्क जख्मी भी हैं, लेकिन उन्होंने इस मौके के ऊपर जिस यकजहती का ईरान के साथ इजहार किया है, मैं समझता हूं कि इस यकजहती की जरूरत है। अब वक्त है कि OIC की सरबराही इस वक्त सऊदी अरब के पास है और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में उनका सलामती के हवाले से एक किरदार है। वो तमाम OIC के सरबराहान को मक्का मुकरमा में बुलाए, वहां पर बैठकर फैसला किया जाए कि हमने इस जारेह के खिलाफ, इस कातिल और सफाक इसराइल के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या करना है। क्योंकि लबनान, इराक, शाम, लीबिया, अपना यमन, ईरान, अब इसके बाद किसकी बारी है, ये एक सवाल है। उस बारी से पहले एक लाए अमल मुरतब करना होगा आलम इस्लाम को, और अगर आलम इस्लाम ने लाए अमल मुरतब ना किया, और ये जो मलेशियाएं हैं, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अब इन मलेशियाओं को खत्म करके उम्मत को एक होना होगा। ये जो शिया सुन्नी और फलाना फलाना की तकसीम है, और ये जो इस्लामी अरब ममालिक को अंदर से कमजोर करने की साजिशें हैं,
अब मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। हाफिज साहब साथ रहिएगा और आपके जन बढ़ते हैं कमर चीमा साहब, मिलकर मुकाबला करना होगा, एक होकर आगे बढ़ना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का किरदार आप यहाँ पर क्या समझते हैं? पाकिस्तान को यहाँ पर अब क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान का जो किरदार है इसमें आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको कंडेम किया है। हम इसको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन समझते हैं और ईरान जाहिर बात है एज पर यूएन चार्टर आर्टिकल 51 अपना हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। एक तो पार्लियामेंट ने स्टेटमेंट दे दी, दूसरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अवाम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरली हर लिहाज से ईरान की ग्लोबल स्टेज पे सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी ये समझती है कि ये इजराइल ने जो एग्रेशन किया है और हमारे पास हम इसको जारी बात है और पाकिस्तान कोशिश कर सकता है जी। जैसे सऊदी अरब ने एक कोशिश की है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब है और रिसेंटली आपको पता है कि जब अमेरिकी सदर मिडल ईस्ट आए तो वो सिर्फ सऊदी अरब उन्होंने विजिट किया, कतर और यूएई, वो इजराइल नहीं गए। तो मेरा ख्याल है जिस तरह सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है, इस तरह पाकिस्तान भी कोई रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, जिस तरह सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है इसी तरह ही पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। कमर चीमा साहब साथ मौजूद रहिएगा। हम चूंकि बात कर रहे हैं सपोर्ट के हवाले से, ताहिर रशीद साहब आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान चूंकि ईरान को सपोर्ट करेगा, ऐसे में आके जब हमने देखा कि जहां पर सपोर्ट की बात हो रही है वहां पर अमेरिका की जानिब से कह दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो इसराइल की मदद को आएंगे। समझते हैं कि हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हक के दिफा को इस्तेमाल करें तो उसको भी जुर्म समझा जाएगा। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज की कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, इतना सा इसराइल है। अगर आप असले के एतबार से देखें, मौजूदा रिसोर्स के एतबार से देखें, आईटी के मैदान में देखें, तो वो कहाँ खड़ा है और इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी है, ये आप चेक कर लें। बात यह है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल ने यह हमला नहीं किया। ये भूल जाए कोई अगर ये समझता है कि इसराइल ने खुद अपनी मर्जी से यह हमला कर दिया। हाँ, ये मुमकिन है कि इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपना वेपन ना दिया हो, यानी अपने अड्डे ना दिए हों या कोई इस तरह से किया हो, लेकिन ये इसराइल की ये जारहियत अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं है, यूरोप की मर्जी के बगैर नहीं है, बरतानिया की मर्जी के बगैर नहीं है। ये आलमी अमन से खेलने का जो इसराइल को शौक है, ये इसलिए है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिस तरह हिंदुस्तान हिंदुआता। ठीक है, उनके जो अज़ाइम है वो तो बिल्कुल सबके सामने आया हो चुके हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।